हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुति काव्यांश एपिसोड 14। अब नेक्स्ट। ध्रुति अपना केस सॉल्व करके जैसे ही बाहर आई उसे बाहर राका खड़ा मिला। ध्रुति ने उसे देखा और जल्दी से उसके पास जाके बोली, भाई आप यहाँ। ध्रुति के भाई बोलने पर राका एकटक उसे देखने लगा और उसके आंखों में पल भर के लिए नमी तैर गई। राका का इस दुनिया में कोई नहीं था और पहली बार उसे किसी ने भाई बोला था, जिसे सुनकर राका का मन बहुत भारी हो गया था। उसने अपने आप को संभाला और ध्रुति को ग्रीट करते हुए बोला, हुकुम रानी सा, आपको हुकुम सा ने ऑफिस बुलाया है। राका की बात सुन ध्रुति के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो चहकते हुए राका से बोली, क्या सच में? राका ने उसे हाँ में जवाब दिया तो ध्रुति उसे 1 मिनट में आती हूँ बोलकर कायरा के पास चली गई और उसे बोली, हम जा रहे हैं कायू, हमें कुछ काम है। कायरा उसे देख, सब ठीक है ना? तुम ऐसे अचानक क्यों जा रही हो? ध्रुति उसे साइड हग देते हुए बोली, हाँ कायू, सब ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। कायू ध्रुति को रोकते हुए बोली, ध्रुव सुनना, कल मतलब कुछ हुआ तो नहीं ना? ध्रुति उसके गालों को खींचकर बोली, सब ठीक है, हम बाद में तुमसे इस बारे में बात करेंगे, अब हम जा रहे हैं। ध्रुति अपना बैग लेकर वहां से राका के साथ चली जाती है। राजपूत कॉरपोरेशन। ध्रुति कुछ मिनट बाद काव्यांश के ऑफिस के नीचे खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और ऑफिस के अंदर जाने लगी। उसके साथ ही राका भी था, जो ध्रुति के पीछे चल रहा था। ध्रुति ने रॉयल ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी और उसने मेकअप के नाम पर लाइट पिंक लिप ग्लोस लगाया था और उसके ग्रीन आईज में हल्का सा काजल था, जिस कारण उसकी आंखें किसी डायमंड की तरह चमक रही थी। उसके माथे पर छोटी सी बिंदी थी, गले में छोटा सा मंगलसूत्र जिसमें डायमंड का बड़ा सा पैंडल था, कानों में छोटे छोटे झुमके और उसने अपने बालों को बीच में छोटा सा मांग निकालकर अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाया था और उस मांग में काव्यांश के नाम का सिंदूर। ध्रुति बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब ऑफिस के कलीग उसे आंखें फाड़ देख रहे थे। इस वक्त ध्रुति के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी, जिससे वो और हसीन लग रही थी। राका ने जब देखा सब लोग ध्रुति को घूर रहे हैं तो उसने सब पर एक नजर डाली तो सबने अपने नजरें नीचे कर अपना काम करने लगे। ध्रुति इन चीजों से बेखबर बस चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद ध्रुति लिफ्ट से काव्यांश के केबिन में जाने लगी। राका ने उसे काव्यांश के केबिन के बाहर छोड़कर वहीं खड़ा रहा। ध्रुति बिना नॉक के केबिन में चली गई। काव्यांश ने डोर क्लोज की आवाज से सामने देखा तो देखता ही रह गया। आज सुबह से उसने ध्रुति को नहीं देखा था। काव्यांश अपने आंखों में जुनून लिए ध्रुति को देख रहा था। उसने ध्रुति को देख अपने सीने पर सहलाते हुए बोला, तुम बगीचे में किसी गुलाब जैसी हो, हमारे लिए तो ख्वाब जैसी हो। बस पी जाने को दिल करता है तुम्हें, ऊपर से नीचे तक किसी शराब शराब जैसी हो। काव्यांश की बात सुन ध्रुति शर्म से अपनी नजरें फर्श पर गड़ाते हुए बोली, हमारी खुशफहमी है कि हम आपकी शराब से ज्यादा नक्शा रखते हैं। इतने ही आप शराबी हैं तो अपनी शराब पीने के लिए किस कम्बख्त का इंतजार करते हैं? ध्रुति की बात सुन काव्यांश अपने चेयर से उठ जाता है और अपने कदम ध्रुति के ओर बढ़ाने लगता है। ध्रुति जब काव्यांश के पैरों को अपने पास आते हुए देखती है तो वो एकदम अपने कदम पीछे लेने लगती है। काव्यांश अपने कदम बढ़ाते हुए बोलता है, शराब तो हमारी ही है, लेकिन पीने के लिए शराब में थोड़ा सा चखना मिल जाए तो ये शराबी रात भर शराब को पी जाए। काव्यांश की बात सुन ध्रुति अपनी नजरें ऊपर करके उसे घूर कर देखती है। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और वो बहुत प्यारी लग रही थी। काव्यांश उसके पास जाकर अपने एक हाथ से उसकी कमर पकड़ता है तो ध्रुति उसके ठंडे हाथों की छुअन अपने कमर पर महसूस कर ध्रुति की शरीर पर एकदम से झुनझुनी सी दौड़ जाती है और उसकी बॉडी पूरी सीधी हो जाती है और उसकी बॉडी काव्यांश के सड़ जाती है। काव्यांश अपने हाथों से ध्रुति के जूड़े को खोल देता है
और उसके गर्दन में अपना सर छुपाते हुए उसके बालों से आ रही भीनी-भीनी खुशबू लेने लगता है और बोलता है, आपकी ये खुशबू हमें पागल करती है हुक्मरानी साहब। ध्रुति लंबी-लंबी सांसें लेते हुए बोली, और आप हमें पागल कर रहे हैं हुकुम साहब। ध्रुति की बात सुन कावंश ध्रुति के गर्दन पर हल्के से होठों से छूने लगता है और अपने हाथ से ध्रुति की कमर सहलाने लगता है। फिर अपने होठ ध्रुति के होठों के पास ले जाकर अपने मुंह से हल्की हल्की फूंक उसके होठों पर मारने लगता है। ध्रुति अपने दोनों हाथों से कावंश के कोट को पकड़ लेती है और कावंश के होठों के पास अपने होठ ले जाकर बोलती है, हुकुम सा, ये आपका ऑफिस है। ध्रुति की बात सुन कावंश होश में आता है और अपना सर झटक कर उसका हाथ पकड़कर केबिन से बाहर जाने लगता है। जैसे ही कावंश ध्रुति को लेकर केबिन से बाहर आता है, सब लोग उसे और ध्रुति को देखने लगते हैं। ध्रुति का चेहरा हल्का लाल था और वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कावंश, जो उसका हाथ कस कर पकड़ रखा था, राका जैसे ही कावंश के केबिन से बाहर आता दिखता है, तो वो भी उनके पीछे चलने लगता है। काव्यांश देखता है कि सब कलीग ध्रुति को कैसे देख रहे हैं, तो उसे गुस्सा आने लगता है और वो खींचकर ध्रुति को अपने गोद में उठा लेता है। काव्यांश के ऐसा करने पर सब अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। काव्यांश सबको घूरते हुए अपनी खतरनाक ऑरे के साथ अपनी कड़क आवाज में बोलता है, अगर सब नजरें उठानी है तो इसमें हुकुम रानीसा के लिए सिर्फ इज्जत चाहिए, नहीं तो सबके आंखें फोड़ दूंगा। काव्यांश के ऐसे आवाज सुन सब डर जाते हैं और अपना थूक निगलकर चुपचाप काम करने लगते हैं। ध्रुति काव्यांश के गोद से उतरने के लिए झटपटाने लगती है और बोलती है, हुकुम सा, छोड़िए, हमें सब देख रहे हैं। काव्यांश ध्रुति के ऊपर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोला, कोई नहीं देख रहा है हुक्मरानी सा, सब ठीक है। ध्रुति अपने लाल हुए चेहरे को काव्यांश के सीने में छुपा लेती है और काव्यांश के गले में अपनी बाहें डाल देती है। इस वक्त उसकी धड़कनें तेज चल रही थी और काव्यांश उसे महसूस कर ध्रुति को बोलता है, आपके इस दिल की धड़कनों का क्या कहना है? हमारे पास आते ही बहुत शोर करने लगती है। ध्रुति उसे देख बोली, ये आपके दिल से कनेक्ट हो रही है, इसलिए इतना शोर करती है। काव्यांश ध्रुति को लिफ्ट में लेके चला जाता है और बोलता है, दिल तो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये आपके होठ कब हमसे कनेक्ट होंगे? काव्यांश की बात सुन ध्रुति उसके सीने पर मुक्का मारते हुए बोलती है, बहुत ज्यादा बेशर्म होते जा रहे हैं आप हुकुम सा। काव्यांश ध्रुति को लेके लिफ्ट से नीचे चला जाता है। बाहर भी कलीग उन दोनों को देखने लगते हैं। कुछ लड़कियों के आंखों में ध्रुति के लिए नफरत थी तो कुछ उसकी प्रशंसा कर रहे थे। काव्यांश ध्रुति को लेकर बाहर चला जाता है और गाड़ी में बैठकर वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। ध्रुति काव्यांश को देख बोलती है, हम कहाँ जा रहे हैं हुकुम सा? काव्यांश ध्रुति को देखकर बोला, हुकुम रानी सा, ये तो अब आपको वहां पहुंचने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए आप वेट करिए। ध्रुति अपना बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोली, आप लेके तो जा रहे हैं, लेकिन बता के लेके जाते तो और भी अच्छा लगता हमें। काव्यांश ने उसे देखा और उसके ऊपर थोड़ा सा झुककर बोला, तो आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं? ध्रुति ने अपने फेस को एकदम मासूम सा बनाकर बोली, जी हाँ हुकुम सा। काव्यांश, ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन एक शर्त पर। ध्रुति, कौन सी शर्त हुकुम सा? काव्यांश अपने होठों पर अंगूठे से रब करते हुए बोला, कुछ मीठा हो जाए। काव्यांश की हरकत देख ध्रुति को काव्यांश के मन मतलब अच्छे से समझ गई और काव्यांश के होठों पर पिक करते हुए बोली, रुकिए जरा, सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है। काव्यांश और ध्रुति ऐसी ही बातें करते करते एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। काव्यांश अपने प्राइवेट जेट से जा रहा था, इसलिए वो लोग सीधा अपने प्लेन के पास चले गए।
काव्यांश का जेट बहुत लग्जरियस था, जिसमें 2 रूम थे। रूम के अंदर बेड और वॉशरूम थे। धृति जब अंदर आई, तो अंदर का नजारा देख उसकी आंखें चौड़ी हो गई। सच में उसका पति कितना अमीर था। धृति सब घूम घूम कर देख रही थी और काव्यांश अपने आंखों में जुनून लिए उसे देख रहा था। काव्यांश धृति के पास गया और उसे ले जाकर रूम के अंदर ले गया। अंदर जाकर धृति कभी काव्यांश को देखती तो कभी रूम को। पूरा रूम व्हाइट एंड गोल्ड कलर का फर्निश्ड किया हुआ था और वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। काव्यांश ने रूम लॉक किया और धृति को पीछे से हक करके खड़ा हो गया। धृति ने भी उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर दोनों यूं ही खड़े रहे। फिर काव्यांश ने उसे अपनी तरफ करके उसे होठों को देखकर बोला, चूम कर लब आपके मैं दिल में समा जाऊं। अब आओ पास मेरे ये दूरियों को मैं मिटाऊं। इतना कहकर काव्यांश ने धृति के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे हल्के हल्के चूमते हुए उसके मुंह में अपनी जुबान डाल धृति के होठों को पैशन के साथ चूमने लगा। धृति ने उसके गर्दन पर अपने दोनों हाथों को लपेटा और उसका साथ देने लगी। धृति का साथ मिलते ही काव्यांश उसे शिद्दत से चूमने लगा। उनकी किस बहुत लंबी हो गई थी। जब धृति को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, वो काव्यांश से उसे छोड़ दिया और उसके सर पर अपना सर रख जोड़कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। फिर धृति को बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ गया और उसके गर्दन पर किस करने लगा। धृति की सांसें इस वक्त बहुत तेज चल रही थी। उसकी धड़कनें बेकाबू होकर धड़क रही थी। काव्यांश आगे कुछ करता कि तभी उसने रूम का डोर किसी ने नॉक किया, जिसके आवाज सुन काव्यांश रुक गया और धृति के माथे पर किस करते हुए बोला, हम अभी आते हैं। काव्यांश के जाते ही धृति ने अपने आप को ठीक किया और वॉशरूम में चली गई। काव्यांश ने जब डोर ओपन किया तो देखा बाहर राका खड़ा था। काव्यांश जब रूम से बाहर आता है तो राका उसके पास जाते हुए बोलता है, हुकुम सा, कोई हुकुम रानी सा की डिटेल्स निकलवा रहा है। राका की बात सुनकर काव्यांश का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ये सब कौन कर रहा है और उसके बारे में सोचकर ही काव्यांश का दिमाग गर्म हो जाता है और वो राका से कहता है, उनकी सारी डॉक्यूमेंट्स लॉक कर दो और सब डिटेल्स भी चेंज कर दो, सब मेरे नाम से कनेक्ट करो। राका उसकी बात सुन बोला, जी हुकुम सा, हम अभी कर देते हैं। और क्रूश ने मेल भेजा है, आपके 10 मिनट बाद फॉरेन क्लाइंट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस है। काव्यांश ने उसे हाँ में जवाब दिया और वो अपना लैपटॉप लेके बैठ गए। धृति जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा काव्यांश अभी भी रूम में नहीं आया है, तो वो भी रूम से बाहर निकल गई। बाहर जाकर उसने देखा कि काव्यांश अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है, तो उसने उसे डिस्टर्ब नहीं करना सही नहीं समझा और वो जाकर एक सीट पर बैठ गई और ग्लास में से बाहर का नजारा देखने लगी। लगभग 2 घंटे बीत गए थे, लेकिन काव्यांश अभी भी बिजी ही था। धृति बैठे बैठे बोर होकर सो गई थी। 4 घंटे बाद जब काव्यांश का काम खत्म हुआ तो वो उठकर जैसे ही रूम में जाने को हुआ कि उसकी नजर सामने सो रही धृति पर जाती है और वो उसे अपने आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए देखने लगता है। वो धृति को देखते हुए उसके पास चला जाता है और उसे अपने गोद में उठाकर रूम में लेके चला जाता है। काव्यांश धृति को बेड पर सुलाता है और वो भी उसके पास सो जाता है। कुछ घंटे बाद उनका जेट पेरिस में लैंड करता है। काव्यांश उठकर सब देखता है कि धृति अभी भी सो रही है, तो वो उसे अपने गोद में उठाता है और उसे लेके जेट से बाहर आता है। बाहर उनके लिए गाड़ियां तैयार थी। काव्यांश अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। उनकी गाड़ियां पेरिस के बड़े बड़े रोड से होते हुए एक बंगले के सामने आकर रुक गई, जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। काव्यांश धृति को लेकर रूम में चला गया और उसे बेड पर लेटा दिया, फिर खुद फ्रेश होकर रूम से निकल गया। धृति जब सोकर उठी तो पेरिस में सुबह के 9 बज रहे थे। धृति अपनी आंखें मलते हुए उठी और अपने आसपास देखने लगी। खुद को किसी और कमरे में पाकर वो समझ गई कि यह जरूर वही जगह है जहां काव्यांश उसे लेके आने वाला था।
वो उठी और सीधा बाथरूम में चली गई। बाथरूम में उसके लिए सब चीजों का इंतजाम किया हुआ था। धृति रेडी होकर बाहर आई तो देखा काव्यांश सोफे पर बैठकर अपने फोन में कुछ कर रहा है। धृति उसके सामने जाकर अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और उसे घूरते हुए बोली, आप हमें यहाँ क्या आपका काम दिखाने लाए हैं? जब से ऑफिस से निकले हैं आप काम ही कर रहे हैं। काव्यांश धृति को देखकर और उसे खींचकर अपने गोद में बैठा लिया और उसके बालों को उंगलियों में फंसाकर उसके साथ खेलते हुए बोला, हुकुम रानी साहब, हम आपको काम दिखाने के लिए नहीं, काम करने के लिए लाए हैं। इतना कहकर काव्यांश ने धृति को एक आंख मार देता है। काव्यांश के बात का मतलब समझकर धृति के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। काव्यांश धृति का शर्म से हुआ लाल चेहरा देखकर बोलता है, भगवान ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। आपके जिस्म को पता नहीं किस सांचे में ढाला है। आह, क्या कहे, बड़ी नजाकत से संजोया है। वैसे तो दुनिया बड़ी खूबसूरत है, लेकिन हमारे कारण जो आपके चेहरा लाल हो जाता है, सच कह रहे हैं हम। खुदा ने तुम्हें क्या कयामत बनाया है। काव्यांश की बात सुन धृति अपनी नजरें शर्म से नीचे झुका देती है। धृति की झुकी पलकें देख काव्यांश अपने सीने पर हाथ से सहलाते हुए बोलता है, आपकी यही अदा हमें घायल कर देती है हुकुम रानी सा। धृति अपनी तेज चलती धड़कनों को काबू में करते हुए धीरे से बोली, हमें भूख लगी है हुकुम सा। धृति की बात सुन काव्यांश सामने रखे टेबल से खाना लेकर उसे खिलाने लगता है तो धृति भी अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है। दोनों का जब खाना खाकर हो जाता है तो काव्यांश धृति के आंखों पर एक ब्लैक पट्टी बांध देता है और उसे एक जगह लेके जाता है। काव्यांश धृति को बालकनी में लेके जाता है और उसके आंखों से पट्टी हटा देता है। जैसे ही धृति के आंखों से पट्टी हटी, शौक के मारे धृति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसकी नजर जहां तक जा रही थी वहां तक सिर्फ लेवेंडर कलर का सब दिख रहा था। दूर दूर तक लेवेंडर कलर के फ्लावर, घास और अलग अलग जाति के फूल, सब लेवेंडर ही था। धृति उसे देख इतनी खुश हो जाती है कि वो वहां से उछलने लगती है और बोलती है, वाव, इट्स अमेजिंग, ये कितना खूबसूरत है हुकुम साहब। हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। धृति के बाल खुले हुए थे और उसने प्लेन पिंक साड़ी पहनी थी। धृति इस वक्त बहुत चहक रही थी, जिस कारण उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रहे थे। काव्यांश धृति को एक तक जुनून से देख रहा था। इस वक्त वो एकदम किसी पागल आशिक की तरह बिना पलके झपकाए उसे निहार रहा था। इस वक्त कोई उसे देखता तो अपने उसके वो जुनूनी आंखों में देख शर्म से पानी पानी हो जाता। काव्यांश धृति के कमर पर अपने ठंडे हाथ रख उसे छूते हुए उसके पेट तक ले जाता है। काव्यांश के ऐसा करने पर धृति एकदम से स्टैचू हो जाती है और उसकी धड़कनें बेकाबू होकर धड़कने लगती है। काव्यांश उसके पेट को कसकर पकड़ता है और उसके पीठ को अपने सीने से सटा देता है। काव्यांश अपने एक हाथ से धृति के बालों को आगे करता है, जिससे उसकी उंगलियां धृति के पीठ से छू जाती है। काव्यांश अपने होठ धृति के पीठ पर रख देता है और उसके पीठ को बेतहाशा चूमने लगता है। काव्यांश के छूने से धृति एकदम से सिहर जाती है और उसकी पकड़ उसके साड़ी पर कस जाती है। काव्यांश धीरे धीरे उसके पीठ से होते हुए गर्दन तक आता है और उसके गर्दन पर शक करने लगता है। धृति की सांसें और धड़कनें एकदम से बेकाबू होकर धड़कने लगती है। काव्यांश के हाथ की पकड़ उसके पेट पर कसती जा रही थी। काव्यांश धृति को अपने सामने कर उसके होठों को देखने लगता है तो धृति शर्म से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। धृति के ऐसा करने पर काव्यांश जैसे पागल सा हो जाता है और उसे होठों पर अपने होठ रख उसे पैशन के साथ चूमने लगता है। काव्यांश के होठों की चुवन अपने होठों पर आते ही धृति भी उसका साथ देने लगती है। दोनों एक दूसरे को पैशन के साथ चूमने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब धृति की सांसें भारी हो जाती हैं तो काव्यांश उसके होठों को छोड़ देता है और उसके हरी आंखों में सनकियों की तरह देखने लगता है। काव्यांश की इतनी तेज नजरें खुद के ऊपर देख धृति उसे धक्का देकर वहां से जाने लगती है। काव्यांश उसे जाता हुआ देखता है
तो उसके साड़ी का पल्लू अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे धीरे-धीरे अपने हाथ पर लपेटते हुए उसके पास जाने लगता है। ध्रुति उसे पास आता देख अपने कदम पीछे लेती है। जब ध्रुति की साड़ी का पल्लू काव्यांश के हाथ में आ जाता है, तो ध्रुति की साड़ी के प्लेट्स खुलने लगती है। जब प्लेट्स खत्म हो जाते हैं, तो ध्रुति एक राउंड लेती है, जिससे उसकी पूरी साड़ी खुल जाती है और वो सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में आ रह जाती है। काव्यांश अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, बहुत तड़पा रहे हैं आप हमें हुक्मरानी साहब। ध्रुति उसकी बात सुन बोली, तड़प होगी तभी प्यार का मजा आएगा। ध्रुति की बात सुन काव्यांश के अंदर अचानक ही गर्मी बढ़ जाती है और वो तेज कदम लेकर ध्रुति के पास जाता है और उसके कमर को पकड़कर उसे खींचकर अपने सीने से लगा देता है। फिर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे चूमता है। फिर उसे पीछे की ओर घुमा देता है और उसके ब्लाउज को अपने दांतों से अनहुक कर देता है। अब इस वक्त ध्रुति काव्यांश के सामने सिर्फ ब्रा और पेटीकोट में थी, जिसे देखकर काव्यांश की सांसें तेज हो गई। उसने एक झटके में ध्रुति के पेटीकोट को उतार दिया, जिससे ध्रुति एकदम से हल्के से चीख पड़ी, हुकुम सा। काव्यांश उसकी वो मादक सी आवाज सुनकर एकदम से ब्लैंक हो गया और तुरंत उसने ध्रुति को गोद में उठा लिया और उसे बेड के किनारे रखकर उसके पेंटी को निकालकर उसे देखने लगा, जिसे देख ध्रुति एकदम से शर्मा गई और अपने पैरों को आपस में उलझाने लगी। पर वो ऐसा करती कि काव्यांश ने उसके पैरों को पकड़ लिया और अपने आंखों में नशा लिए ध्रुति के चेहरे को देखते हुए बोला, आज नहीं हुक्मरानी साहब, आज बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए उसने तुरंत ध्रुति के दोनों घुटनों को पकड़कर साइड में किया और अपने होठ उसके सॉफ्टनेस पर रखकर ध्रुति को परम आनंद देने लगा, जिस कारण ध्रुति की मादक सिसकारियां वहां गूंजने लगी। उसकी पकड़ काव्यांश के बालों पर कसती जा रही थी। आखिरकार सहन न होकर ध्रुति ने काव्यांश के चेहरे को अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपने ऊपर लेकर उसे किस करने लगी, जिसे देखकर काव्यांश उसकी मुस्कान लिए उसे ने ध्रुति को बेड पर लेटा दिया और फिर उसके ऊपर जाकर उसने ध्रुति के स्तनों को अपने मुंह में लेते हुए ध्रुति के निचले हिस्से पर अपना पेनिस रखकर एक झटके के अंदर उसे धकेल दिया। वैसे ही ध्रुति की हल्की चीख उसके मुंह में दबकर रह गई। फिर काव्यांश ध्रुति के साथ अपने प्यार भरे लम्हों को जीने लगा। दोनों की सांसें तेज हो गई थी और वहां पर गूंज रही थी। आखिरकार लगभग आधे पौने घंटे बाद ध्रुति की पकड़ काव्यांश के ऊपर कस गई और उसका बदन एकदम से अकड़ गया। वैसे ही काव्यांश ने उसके माथे को चूम दिया। दोनों का संकलन जैसे हुआ, दोनों भी खुद को काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस करने लगे। थोड़ी देर बाद काव्यांश ध्रुति को अपने बाहों में समेटकर उसे प्यार से देखने लगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।